to the talk. My topic of the talk is other side of the internet, dark web. First, I will start with listing my objectives, introducing dark web, what is it and how it's work. Why dark web is illegal, its services and tools. And next one is booming the economy of dark web. And the next one is cases of data breach and runners of the darknet websites. And the last point is पॉजिटिव साइड्स ऑफ द डार्क वेब। और अब हम बढ़ते हैं हमारे पहले ऑब्जेक्टिव की तरफ, जो है इंट्रोड्यूसिंग डार्क वेब, व्हाट इज इट एंड हाउ इट्स वर्क। तो आज हम जिस इंटरनेट का उपयोग करते हैं और वह एक छोटी सी कड़ी है पूरे इंटरनेट की, जिसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला सरफेस वेब, दूसरा डीप वेब और तीसरा डार्क वेब। सबसे पहले हम जानेंगे सरफेस वेब के बारे में। तो इंटरनेट को एक्सेस करते समय हम जिन नॉर्मल सर्च इंजन्स का यूज करते हैं, जैसे गूगल, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट एज और नॉर्मल जो भी नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, उनमें से जो भी गूगल सर्च इंजन्स हैं, उन पर हम नॉर्मली जो भी वेबसाइट या फिर कोई भी एजुकेशनल शॉपिंग पेज या फिर इंटरनेट जो एंटरटेनमेंट की वेबसाइट्स होती है, उन्हें नॉर्मल सर्च करते हैं और हमें जो जानकारियाँ प्राप्त होती हैं विदाउट ऑथेंटिकेशन और परमिशन के, वो सरफेस वेब के अंदर आती है। और ये वेब सिर्फ 5% हिस्सा है पूरे इंटरनेट का, और इसे हम प्रत्यक्ष तौर पर देख सकते हैं और कहीं से भी विजिट कर सकते हैं और विदाउट किसी की परमिशन के। इसके अलावा भी इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो आपके नज़रों से पीछे है और छुपा हुआ हिस्सा है, जो कि 96% हिस्सा है पूरे इंटरनेट का, जिसे डीप वेब कहा जाता है। इसके लिए आपको कुल इंटरनेट का इसके लिए आपको आईडी, पासवर्ड, ऑथेंटिकेशन, परमिशन और लॉगिन की जरूरत पड़ती है। इसमें क्योंकि इसमें जानकारियां सुरक्षित रखी जाती हैं और वो निजी होती हैं। इसे बैंकिंग, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट एजेंसियां इस्तेमाल में लाती हैं। इसके लिए आपको डायरेक्ट लिंक और अकाउंट की जरूरत होती है, जिसे इसके बिना आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे अगर उदाहरण के लिए ले तो जैसे कॉर्पोरेट के जो एम्प्लॉय होते हैं किसी भी कंपनी के, या फिर बैंकिंग के जो एजेंट होते हैं, उनके लिए एक लॉगिन अकाउंट होता है कंपनी बैंक की तरफ से या फिर कंपनी की तरफ से, जिसे वो किसी की भी जानकारियों को निकाल सकते हैं जो कि उनके ऑफिस के बारे में होती है। इसी के बाद एक और हिस्सा है जो कि छिपा हुआ है हम सबकी नजरों से, जिसके बारे में हम शायद ही कभी सुनते हैं या कभी उसका यूज करते हैं, वो है डार्क वेब। सबसे पहले मैं बता दूं कि डार्क वेब को यूज करना लीगल है इंडिया में और दुनिया की और सारी कंट्रीज में भी। कुछ कंट्रीज में ये इलीगल है क्योंकि जहाँ पे मीडिया सेंसरशिप है वहाँ पर इसे इलीगल कहा जाता है, जैसे चाइना और यूएई। तो इसे आप सोचेंगे मतलब इसे यूज करना किस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। तो डार्क वेब इंटरनेट का एक हिस्सा है जिसे सर्च इंजन द्वारा अनुक्रमित नहीं किया जा सकता, मतलब इंडेक्स नहीं किया जा सकता। डार्क वेब इंटरनेट साइटों का एक छिपा हुआ संग्रह है जिसे केवल विशेष ब्राउजर टोर द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है। इसका उपयोग इंटरनेट गतिविधियों को गुमनाम और निजी रखने के लिए किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसे एक्सेस करने के लिए टोर, जो कि गोपनीय टूल सॉफ्टवेयर है, जैसे टोर जो है वो टोर नेटवर्क ब्राउजर के जरिए जरूरत पड़ती है। टोर ब्राउजर जो है द ऑनियन रूटिंग के जरिए काम करता है। जिस तरह से प्याज में कई परतें होती हैं, उस तरह से ये भी अपनी जानकारियों को और बातों को कई लेयर्स में इनक्रिप्टेड और गुमनाम रखता है, जिससे इसका यूजर के बारे में किसी को पता नहीं चलता और वो एक गुमनाम यूजर रहता है। इसको हम इस तरह से समझते हैं, गूगल क्रोम जैसे जो फायरफॉक्स और जो माइक्रोसॉफ्ट का जो एज है, ये ब्राउजर है, इनमें और आपके कंप्यूटर और वेब के बीच में जो गहरे हिस्से होते हैं वहां तक पहुंचने के लिए सबसे सीधा मार्ग चुनते हैं। बल्कि टोर ऐसा नहीं करता, वो इसके बजाय इनक्रिप्टेड सर्वरों के रैंडम पाथ का यूज करता है, जिसे नोड्स कहा जाता है, जिससे आसानी से कोई आप तक पहुंच नहीं सकता और आपको पकड़ नहीं सकता। टोर ब्राउजर आपको सिर्फ ऑनियन डोमेन से रजिस्टर्ड वेबसाइट को एक्सेस करने की परमिशन देता है। जिस तरह से गूगल और नॉर्मली सर्च इंजन्स में .in, .com, .org और .net से एक्सेस होने वाली वेबसाइट शामिल हैं, उसी तरह से इसमें जो डोमेन होता है वो .onion से एंड होता है। इसके बाद हमने जाना कि मतलब ये डार्क वेब क्या है, इसके मतलब कैसे काम करता है, इसके बारे में जानते हैं कि इसका इतिहास कैसे रहा, ये कैसे शुरू हुआ। तो आधुनिक डार्क वेब का सबसे पहला चरण मार्च 2000 में आयरिश स्टूडेंट इयान क्लार्क द्वारा अपने थीसिस प्रोजेक्ट में फ्री नेट को विकसित और जारी करने के रूप में हुआ था। ये फ्री नेट यूजर्स को डिसेंट्रलाइज नेटवर्क के जरिए हालांकि के लिए ऑनलाइन एनोनिमस कम्युनिकेशन प्रदान करता था। हालांकि यह सॉफ्टवेयर जिससे ऑनियन रूटर के जरिए डार्क वेब को लोकप्रिय बनाया 20 सितंबर 2002 को लॉन्च हुआ। यूएस गवर्नमेंट के नेवल रिसर्च लेबोरेटरी ने
पहचान के जोखिम के बिना इंटरनेट का उपयोग करने के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी के सदस्यों के लिए इसे विकसित किया था, जिसे बाद में यूएस गवर्नमेंट ने टोर को 2004 में सबके लिए खोल दिया और इसे मेंटेनेंस के लिए लगातार फंड भी देती रही। तो जैसे हमने जाना कि ये शुरू किस पर्पज से हुआ था और इसका बाद में नॉर्मल लोगों के लिए भी यूज हुआ। इसकी शुरुआत का उद्देश्य कुछ और था, जो कि इसके समय के साथ बाद में सामने आया। उस समय टोर एक अज्ञात नेटवर्क था जो कि कंप्यूटर एंथुसियास्ट, प्राइवेट एडवोकेट्स, जर्नलिस्ट और सरकार विरोधी लोगों के लिए एक गोपनीय पहचान बनाने का, मतलब सख्त गोपनीयता को पसंद करने वाले लोगों के बीच में पॉपुलर हुआ। क्योंकि अगर आप गोपनीय हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। उसी समय हथियारों और ड्रग्स के जो भी अवैध कारोबारी थे उनके लिए भी ये एक मतलब अच्छा मौका था इस पर अपना काम जमाने का। तो उसने टोर ने भी इन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। और जो डार्क वर्ड है, ये पहली बार 2009 के एक अखबार के लेख में आपराधिक अनुप्रयोगों का प्रयोग करते हुए छपा था। दूसरा, अब बढ़ते हैं अपने अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ, जो कि है वाई डार्क वेब इलीगल। ये इलीगल क्यों है और इसकी टूल्स और सर्विसेज। तो सबसे पहले 2004 में जब इसे आम नागरिकों के लिए जब फ्री किया गया था, क्योंकि इसमें यूजर की गोपनीयता बनी रहती है और डोमेन और होस्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट थी, इसलिए अच्छे लोगों के साथ साथ बुरे लोगों में भी प्रचलित हुआ या पॉपुलर हुआ। डार्क वेब पूरी तरह से गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि माना इसका तिहाई हिस्सा अवैध रूप से काम करता है, पर इसका कुछ हिस्सा वैध रूप से भी काम करता है। अगर हम देखें कि ये अवैध क्यों माना जाता है, तो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि ड्रग, चैट फॉर्म्स, टेररिज्म, रेड रूम, पोर्नोग्राफी। सबसे पहले हम जानेंगे ड्रग के बारे में। तो ड्रग व इसके बारे में अनेकों दवाओं को जन्म देता है, जिसके बारे में आपने कभी सुना तक नहीं होगा। कुछ ऐसी एक्सपेरिमेंटल दवाएं या फिर ड्रग्स होती हैं जिससे कि अगर आप उनको यूज करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट आपको पता नहीं होते, आप नहीं जानते कि मतलब वो किस तरह से आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इसका एक पर्पज ये भी है कि इन ड्रग के उपयोग से किसी भी देश के युवाओं को पथभ्रष्ट भी किया जा सकता है और नुकसान पहुंचाया जा सकता है। उसके बाद चैट फॉरम्स की अगर हम बात करें तो डार्क वेब में बहुत सारे चैट फॉर्म्स हैं जहां क्रिमिनल एक्टिविटीज साझा करते हैं, टिप्स साझा करते हैं और आपकी अपनी उल्टी सीधी फैंटेसीज पर भी चर्चा करते हैं। और कई बार वो अपनी व्यक्तिगत जानकारियों को भी बिक्री के लिए रख देते हैं। अगर एग्जांपल ले तो जैसे कई बार अगर आपको हैकिंग सीखनी है तो इन फॉरम्स पर हैकिंग या फिर और भी क्रिमिनल एक्टिविटीज या फिर बिना क्रिमिनल एक्टिविटीज भी सिखाई जाती है कोर्सेज के तौर पर। उसके बाद हम बात करते हैं पोर्नोग्राफी की। डार्क वेब में गोपनीयता बनी रहती है, इसी कारण ये भी इसे संचालित करने का माध्यम बना उन लोगों के लिए जो कि ऐसे रैकेट्स चलाते हैं। इसके बाद टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटी, आतंकवाद को बढ़ावा देने में डार्क वेब एक सहायक का कार्य कर रहा है, क्योंकि इसके द्वारा अवैध हथियारों और विस्फोटकों की बिक्री भी हो जाती है और किसी को खबर नहीं होती कि कितने हथियार बिके या फिर विस्फोटकों की बिक्री हुई। उदाहरण के लिए हम देखते हैं एक 16 दिसंबर फिल्म मूवी है, इंडियन मूवी है, जिसमें दिल्ली में बम प्लांट किया जाता है इंडिया गेट के पास, जिसमें वो बम जो खरीदा जाता है वो डार्क वेब की एक वेबसाइट के जरिए खरीदा जाता है और जो इसे खरीदता है वो भी एनोनिमस होता है और जो बेचता है वो भी एनोनिमस होता है। पर हालांकि इसके बाद में एजेंसीज को जब पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ है कि बम बिका है, वो इंडिया में कहीं प्लांट हुआ, तो वो इसके चक्कर में मतलब जानकारी इकट्ठी करते हैं और उसे रोक देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रेड रूम्स की, जो इसे इलीगल बनाने में एक और फैक्टर है। डार्क वेब बहुत प्रचलित है रेड रूम, क्योंकि इसमें बंधकों को लाइव स्ट्रीम के जरिए प्रताड़ित किया जाता है। लोग चैट्स के माध्यम से प्रताड़ित करने के अलग अलग तरीके बताते हैं। उसके आंख निकाल दो, उसके पैर निकाल दो, हाथ पैर को काट दो, यहाँ तक वो पैसे देके उसे जान से मरवा भी सकते हैं। आप उसे पेमेंट दीजिए और वो जैसा आप बोलेंगे वो उसी तरह से करते हैं। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कुछ निजी जानकारियाँ, ईमेल, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड डिटेल्स, लाइफ टाइम नेटफ्लिक्स प्रीमियम अकाउंट, ये सभी जानकारियाँ आपको वहाँ सभी सुविधाएं आपको मतलब सर्विसेज आपको वहाँ मिल जाती हैं। आप वहाँ से किसी कंप्यूटर को अटैक करने के लिए हैकर्स तक हायर कर सकते हैं और किसी के यूज़र नेम और आईडी पासवर्ड वगैरह तक खरीद सकते हैं। असैसिनेशन, लाइफ रूइनिंग सर्विसेज, किडनैपिंग, मर्डर और यहाँ तक कि कॉन्ट्रैक्ट किलर के लिए भी आप वहाँ से चीज़ें हायर कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके आगे बढ़ते हैं कि ये कुछ टूल्स और सर्विसेज हैं जो ये प्रोवाइड कराती है। तो नेटवर्क ब्रीच और डाटा लीक के कंप्रोमाइजेशन के लिए ये कुछ टूल्स और सर्विसेज जो कि बहुत डेंजरस हैं, जैसे कि इन्फेक्शन और अटैक यूजिंग रास्किट, विच इज़ वन ऑफ द डेंजरस मालवेयर डेवलप्ड एंड सोल्ड बाय द क्रिमिनल ग्रुप्स लाइक रेवेल एंड गैनक्रब्स। तो रैस को रैंसमवेयर एज अ सर्विस भी बोला जाता है। ये एक मालवेयर
है, जिससे कि मतलब आप किसी भी कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस को इफेक्ट भी कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। उसके बाद कुछ रिमोट एक्सेस ट्रोजन्स हैं जो मतलब आपको वहाँ मिल जाते हैं, की लॉगर्स हैं, एस्पियोनाज जासूसी सेवाएं भी वहाँ मिलती है। उसका सपोर्ट सर्विसेज सच ट्यूटोरियल्स, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, हैकिंग सीखनी है या कुछ और सीखना चाहते हैं, उसके लिए ट्यूटोरियल्स वगैरह और कस्टमर सपोर्ट सर्विस भी आपको मिलती है। उसके बाद फिशिंग, ऑपरेशनल डाटा, फाइनेंशियल डाटा, ट्रेड सीक्रेट्स किसी कंपनी के, और इमर्जिंग थ्रेट्स, जो मतलब उसके अलावा भी कुछ नए जो कुछ भी मतलब थ्रेट, जो नई खतरनाक चीज़ें पैदा होती रहती है, वो भी आपको वहाँ मिल जाती हैं। किसी भी बिजनेस को डेवलप और डिफ्रॉड, किसी भी बिजनेस को डिवैल्यू, डिफ्रॉड और डिसरप्ट करने के लिए भी वहाँ पे सुविधाएं और मतलब जानकारियाँ आपको मिलती हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ, जो है बूमिंग द इकोनॉमी ऑफ डार्क वेब। कि डार्क वेब की जो इकोनॉमी है वो लगातार क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे कारण क्या है। तो जैसे कि हम में से अधिकांश जानते हैं, 2020 के व्यापारिक दुनिया में पोलर अपोजिटरीज का वर्ष था। कुछ व्यवसाय बंद हो गए, कुछ ने उछाल पाया और कुछ ने नए रिकॉर्ड भी बनाए। इन डार्कनेट बाजारों ने 2020 के कोरोना काल में रिकॉर्ड रेवेन्यू अर्जित किया। दुनिया भर के ग्राहकों ने क्रिप्टो करेंसी से $1.7 बिलियन खर्च किए। ये रिकॉर्ड है कि मतलब रिकॉर्ड रेवेन्यू था कि मतलब इतना खर्च हुआ है कोरोना काल में। और सबसे मेन मुद्दा ये था कि मतलब इसका बूमिंग का, कि मतलब जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक अनट्रेसेबल करेंसी है, जिसका ऑफलाइन में कोई यूज़ नहीं होता, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में यूज़ होता है, और वो ब्लॉकचेन के जरिए काम करती है। हर एक ब्लॉक का अलग आईपी एड्रेस वगैरह होता है, जिससे उसको ट्रेस करना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आपको उसको ट्रेस करना है तो आपको ब्लॉकचेन्स को तोड़ना पड़ेगा, उसमें वक्त लगता है। और इसकी खोज थी वो सतोशी नाकामोटो ने की थी, जापान के कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। इन्होंने इसकी खोज की थी, जिसने एक अहम भूमिका निभाई कि इसकी इकोनॉमी को बूस्ट करने की, क्योंकि एक अवैध करेंसी के रूप में भी काम आती है। इसके बाद इसी तरह के खर्च को ट्रैक करने के लिए चैनेसिस ने 2020 में डार्कनेट मार्केट और इसके भौगोलिक अंतर और को तोड़ने के लिए नए सोच साझा किए। डार्क वेब जो मार्केट है, 2020 में रिकॉर्ड खर्च हुआ, जिसमें डार्कनेट मार्केट रेवेन्यू और उन मार्केट में ट्रांसफर की संख्या का पता चलता है। अगर आप ग्राफ देखें तो गोल्ड लाइन से नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स का पता चलता है, ऑरेंज कलर से बार ग्राफ के डाटा रेवेन्यू का, मार्केट रेवेन्यू का। इसके बाद टॉप 20 ग्लोबल मार्केट बाय रेवेन्यू ग्राफ आप देख सकते हैं कि 20 जो मार्केट हैं ग्लोबल के सबसे बड़े, वो आप ग्राफ पर देख सकते हैं। 2022 की माने, अगर 2022 के रेवेन्यू की माने तो 2022 में इसके रेवेन्यू में गिरावट आई थी, जो कि 2021 के मामले में आधी थी, क्योंकि 2021 में इसका जो मार्केट रेवेन्यू था वो $3.1 बिलियन गया था, जो कि 2022 में $1.5 बिलियन ही रह गया। तो ये सोचने का विषय कि मतलब ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो डार्क वेब से चोरी डाटा को खरीदने के लिए भुगतान की जाने वाली कीमतों में मार्केट में बदलाव आता रहता है, क्योंकि डॉलर और क्रिप्टो दोनों ही ऐसी करेंसी हैं जिनमें रोज कीमतें घटती और बढ़ती रहती हैं, जिस कारण ये सभी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू प्राइवेसी अफेयर्स डार्क वेब प्राइस इंडेक्स 2021 के हिसाब से प्राइस कुछ डाटा और सर्विसेज का प्राइस आपको नीचे ग्राफ में मिल जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कुछ जो केसेस हैं, अगला जो मेरा ऑब्जेक्टिव है उसमें है केसेस ऑफ डाटा ब्रीच। कि डाटा ब्रीच होने के जो केसेस हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, मतलब डाटा ब्रीच हुआ, ये कैसे हुआ और कब। तो सबसे पहले हम लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट को, जिसका डाटा जनवरी 2021 में ब्रीच हुआ था। अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े साइबर हमलों में से एक था, जिसमें 30,000 से अधिक अमेरिकी व्यवसाय माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज ईमेल सर्वरों पर व्यापक हमले से प्रभावित हुए। हैकर 4 अलग अलग दिनों की कमजोरियों का फायदा उठाने में सक्षम रहे, जिससे छोटे व्यवसायों को फायदा उठाने में सक्षम रहे, जिससे कि छोटे व्यवसाय से लेकर स्थानीय सरकारों तक की ईमेलों तक अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने की अनुमति उन्हें मिल गई। 3 महीने के लिए हैकरों ने कुछ कोडिंग एरर्स का फायदा उठाया और उसके कमजोर सिस्टम को नियंत्रण कर सके। लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम सभी भी यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट, हर कंप्यूटर में लगभग विंडो के तौर पे हमारे पास रहता है। तो उसके पास उसने कुछ समय में ही इस त्रुटियों को सही कर लिया और अपने बाकी डाटा को बचा लिया। और इसका जो इल्ज़ाम है अमेरिका की यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी FBI ने चीनी हैकर समूह हाफनियम पर लगाया था। इसके बाद बहुत सारे ऐसे डाटा हैं जो वर्ल्ड के हैं, जिनके ज़रिए
हम देखते हैं मतलब बहुत सारी कंपनियां जिनका मतलब डाटा ब्रीच हुआ, जैसे लिंक्डइन हो गया, फेसबुक, एडोब, ईबे, एडल्ट फ्रेंड फाइंडर, माई स्पेस, जेपी मॉर्गन केस एंड कॉर्पोरेट, द फर्स्ट अमेरिकन कॉर्पोरेशन, जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो मतलब रेप्यूटेड कंपनियां हैं और जिनका डाटा ब्रीच हो चुका है। ये इस कारण हुआ क्योंकि कई बार कोडिंग में या फिर प्रोग्रामिंग में कुछ एरर या फिर बग आ जाता है, जिस कारण ये हो जाता है। हालांकि वो सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं ताकि इससे बच सके, पर फिर भी कमियां तो हर चीज़ में होती हैं जो हमें समय के साथ हम डालते रहते हैं। इसके बाद 3,13,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी इंसिडेंट 2019 में इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम द्वारा रिपोर्ट किए गए। उनमें से हम एक पर नज़र डालेंगे जो कि है कैट एग्जाम का, जो कि मई 2021 में हुआ। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में आवेदकों का चयन करने के लिए 2020 में कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए 1,90,000 उम्मीदवारों का आवेदन फॉर्म फिल कराया गया, जिसमें उनकी पर्सनल डिटेल्स और रिजल्ट जो थे वो लीक हो गए, जो कि डार्क वेब की साइबर क्राइम फोरम पर बेचने के लिए रख दिए गए। सुरक्षा खुफिया फॉर्म क्लाउड सेक के अनुसार 2020 में भी इसी थ्रेड के अनुसार के द्वारा डाटा लीक हुआ था। मतलब जो 2019 में हुआ था वही 2021 में फिर से दोहराया गया। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मतलब प्रोग्रामिंग में या फिर एरर में फिर से वही दिक्कत थी जो उन्होंने उसी थ्रेड से दोबारा से डाटा लीक किया। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो इसी तरह कुछ स्कैम भी चर्चा में आते हैं जो हम लगभग हमारे आसपास हम सुनते भी रहते हैं कि आज ये स्कैम हुआ, आज किसी के साथ हुआ। तो उन्हीं में से एक स्कैम है जामतारा मालवेयर स्कैम। आजकल चर्चा में था, जिसमें बैंक की तरफ से आपको मैसेज आते हैं, फिर कॉल आते हैं कि आपके हमें OTP दे दीजिए, ये डिटेल्स है, हमें अपग्रेडेशन करना है या कुछ भी करना है। इस तरह की आपको झूठी मोटी बातों में बहलाया जाता है। कई बार तो आपको लिंक दिया जाता है, बैंक की तरफ से ही आता है सेम इंटरफेस से। उसमें क्या होता है, जैसे आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक मालवेयर डाउनलोड हो जाता है, आपको नहीं पता चलता, और आपके फ़ोन की जो भी डाटा है वो सारा स्कैमर या फिर हैकर के पास चला जाता है। इसी तरह के मतलब जो पर्सनल डिटेल्स हैं, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हैं, बैंक डिटेल्स, ये सभी आपके उसके पास चले जाते हैं, जिससे कि आपकी जानकारियों को खतरा हो जाता है। तो आप इनसे बच कर रहे हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, रनर्स ऑफ द वेबसाइट। तो मतलब वेबसाइट के जो रनर्स हैं वो कौन है, अगर इलीगल है तो लीगल मतलब इन्हें रन कौन करता है। जो डार्क वेबसाइट के ओनर हैं वो हमारी तरह ही मतलब नॉर्मल लोग होते हैं। वो जताते नहीं कि हम मतलब हम ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, नॉर्मल लगेंगे, पर हाँ वो अपने घर की चार दीवारी के अंदर क्या करते हैं आप उसे नहीं जानते। वो हैकिंग कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसा कर रहे हैं। तो इसके बाद सबसे पहला जो केस था वो एक स्टूडेंट का था, जो कि जर्मनी में अरेस्ट किया गया, सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट जो वेबसाइट थी डार्क नेट की वो चलाते हुए। तो जर्मनी फेडरल क्रिमिनल पुलिस ऑफिस BKA ने बवेरिया में 22 वर्षीय स्टूडेंट को अरेस्ट किया, जिस पर देश के सबसे बड़े डार्कनेट मार्केट में एक ड्यूट्सलैंड IM डीप का प्रशासक होने का संदेह था, मतलब ओनर होने का संदेह था। इसकी शुरुआत 2013 में IT सिक्योरिटी और गोपनीयता को डिस्कस करने के फॉर्म के रूप में हुई थी। मतलब जिसकी शुरुआत हुई थी IT सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी के तौर पे हुई थी डार्क वेब पर, और गोपनीयता को डिस्कस करने में किस तरह खुद को सिक्योर रख सकते हैं, एनोनिमस रख सकते हैं। पर इससे क्या हुआ कि मतलब धीरे धीरे जैसे मतलब उसके कस्टमर रीच बढ़ने लगी, सब्सक्राइबर एक तरह से हम बोल सकते हैं वो जैसे बढ़े, उसके बाद में उसने उसको बदल कर डार्क मार्केट बना दिया, जहाँ से मतलब कोई भी कुछ भी खरीद सकता है, ब्लैक मार्केट की तरह। उसके बाद एक और केस है इंटरनेशनल जेनेसिस का, जो कि एक बहुत बड़ी क्रिमिनल मार्केट थी, ब्लैक मार्केट है। तो इंटरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने दुनिया की सबसे बड़ी साइबर क्राइम वेबसाइट और साइबर अपराधियों के बीच पॉपुलर मार्केट प्लेस जेनेसिस मार्केट को सीज कर दिया। BBC रिपोर्ट के मुताबिक 17 देशों की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इसमें शामिल थी। BBC के मुताबिक जेनेसिस मार्केट में बिक्री के लिए 2 मिलियन लोगों के 80 मिलियन क्रेडेंशियल डाटा डिजिटल फिंगरप्रिंट मौजूद थी। ये जो कदम उठाया गया, ये जो ऑपरेशन था ये कुकी मॉन्स्टर के जरिए चलाया गया था। इसी के साथ एक इंडिया में भी मतलब साइबर क्राइम के द्वारा लोगों को पकड़ा गया डार्क वेब की वेबसाइट से चीज़ें खरीदते हुए। तो इसमें था दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन पर नोएडा में और दिल्ली में डार्क वेब मार्केट प्लेस के जरिए ड्रग कार्टल चलाने का संदेह था। उन्होंने डार्क वेब से ड्रग खरीदी और बिटकॉइन से पेमेंट की गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने इन्हें कमल कराला को रोहिणी से एक्सेप्टसी की 100 गोलियों के साथ पकड़ा, जो कि एक ड्रग का नाम है। 100 गोलियों के साथ पकड़ा। उसके बाद पूछताछ के बाद उसने महेश गोयल का नाम बताया, जो कि द्वारका में पकड़ा गया। इसके बाद हाइड्रा मार्केट की हम बात करते हैं कि हाइड्रा भी एक मार्केट है, ठीक है। वो 2022 में सबसे बड़ा मार्केट था।
डार्क मार्केट। तो उसे OFAC ने सैंक्शन किया और यूएस और जर्मन के जॉइंट ऑपरेशन ने इसको शट डाउन करा दिया अप्रैल में। इसके बाद आप ये भी देख सकते हैं, मतलब ये बहुत बड़ा मार्केट था जिसका रेवेन्यू बाकियों से, जो इसने 4 महीने में रेवेन्यू जनरेट किया, वो बाकियों ने 1 साल में भी नहीं कर पाया था। तो हालांकि हमने देखा कि इसके इलीगल, हम क्यों बोलते हैं, इसकी बहुत सारी साइटें हैं, मतलब ये गलत काम करते हैं। इसके अलावा भी हर सकारात्मक चीज़ में कुछ नकारात्मक चीज़ें में कुछ सकारात्मक चीज़ें भी होती हैं, उसी तरह इसमें भी कुछ पॉजिटिव साइड हैं डार्क वेब की। तो हम उन पर एक बार बात करते हैं। जर्नलिज्म, तो बहुत सारे देश हैं जहाँ पर मीडिया सेंसरशिप है, जहाँ लोगों को बोलने के और सरकार के खिलाफ बोलने और उनके बारे में जो देश में चल रहा है उसके बारे में बताने की अनुमति नहीं है। तो उन देशों में डार्क वेब एक अच्छा साधन है देश के अंदर चल रही गतिविधियों और मतलब क्या बाहर चल रहा है उनके बारे में जानने और बताने का। तो उदाहरण के लिए अगर लें कि जो कोविड-19 था, उसकी शुरुआत चाइना के वुहान शहर से हुई थी, पर इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी कि मतलब ये जनरेट किसने किया, मतलब इसका शुरुआत कहाँ से हुई और किस तरह से। तो चाइना के ही एक डॉक्टर ने इसे डार्क नेट पर बताया, जिससे कि दुनिया को इसके बारे में पता चला कि कैसे और किस तरह से ये शुरू हुआ और पनपा। उसके बाद अगर हम एग्जांपल लें कि नॉर्मल चैट रूम्स का, तो आप यहाँ पे चैट रूम्स मतलब ज्वाइन कर सकते हैं जो कि नॉर्मल है आपके लिए, चैट के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि चेस क्लब, ठीक है। इसे कैंप फायर, मेटायर, चैट सर्वर, ये 3-4 ऐसे चैट रूम्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल बातचीत के लिए। उसके बाद ब्लैक बुक, तो आप सोचते हैं जैसे ब्लैक बुक क्या है, तो ब्लैक बुक को हम टोर का फेसबुक भी बोल सकते हैं एक तरह, जैसे हम नॉर्मल फेसबुक यूज़ करते हैं उसी तरह ये टोर का फेसबुक है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं एज अ पॉजिटिव पे। इसके बाद एनोनिमस कम्युनिकेशन, अगर आप किसी से लीगल बात करते हैं, मतलब आप क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपकी जानकारी आप अगर नहीं चाहते कि आप किसी को बताएं पर उससे बात करें, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि टास्क फोर्सेस, इसमें क्या है, हर देश की अपनी खुफिया एजेंसी है होती है जो कि दुनिया में इधर उधर अपनी स्पाइस से बातें करती हैं और पता लगाती हैं क्या उनके देश के खिलाफ कहीं कुछ हो रहा है या फिर कुछ ऐसा जो अवैध है दुनिया में जिसके लिए उन्हें रोकना चाहिए। तो उसके लिए हर देशों ने अपनी टास्क फोर्सेस 24 घंटे मतलब यहाँ तैनात की हैं, जिससे कि उन्हें पता चलता रहता है कि मतलब वो निगरानी रखते हैं 24 घंटा और उन्हें पता चलता है कि क्या अवैध हो रहा है, जिससे वो इन्हें रोकने में सक्षम होते हैं। इससे क्या होता है कि अगर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, हथियार की खरीद हो रही है, ड्रग्स की हो रही है, तो उन्हें अगर पहले पता लग जाता है तो वो क्या करते हैं, डिकोड करके किसी न किसी तरह से, क्योंकि इसमें वक्त लगता है साइबर सिक्योरिटी में, लेकिन वो हाँ पकड़ सकते हैं। ऐसे बहुत से मामले आए हैं जहाँ पर लोगों को इस तरह पकड़ा भी गया है यहाँ से। और हमें भी कई बार अपने देश की, जब कई बार होता है कि कुछ हमला होने वाला होता है या फिर बम वगैरह ब्लास्ट होने वाला, तो हमें पहले ही पता लग जाता है कि हाँ ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होने वाली है। तो ये सब खुफिया एजेंसी की तरह जरिए ही हमें पता लगता है डार्क वेब की वेबसाइट्स के बारे में, क्योंकि यहाँ वो भी गुमनाम रहकर ही जानकारियों को पता लगाते हैं। इसी के साथ मैं कंक्लूजन में अपने बताना चाहूँगा कि डार्क वेब को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि ये कई तरह से हमारे लिए यूज़फुल है। जैसे कई डाटा ब्रीच होने से पहले हमें पहले पता लग जाता है, और नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो तब भी हमें पहले पता लग जाता है कई बार, और हम उनको रोकने में सक्षम कदम उठा सकते हैं, जिसमें हमारी साइबर सिक्योरिटी हमारी मदद करती है। और लोग इसका कई तरह से मिसयूज़ कर देते हैं, जिस कारण ये समाज पर अपना बुरा असर डालती है, और हम लोग इसके चक्कर में फंस जाते हैं और हम इसे इलीगल मानते हैं, इसलिए जिससे लोगों की प्राइवेसी को क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। Thank you so much, Mr. Sachin. It was indeed a great talk. Now it's time for question and answer round. So the first question is asked by Ms. Shubhi Singh. क्या टोर ब्राउजर को यह प्रतिबंधित है, तो क्या इसी तरह की अन्य प्रतिबंधित या नियंत्रित करना संभव है? अन्य डार्क वेब ब्राउजर उपयोग के लिए उपलब्ध हैं? हाँ, इसके लिए ये ऐसा है कि हम डार्क वेब को जो टोर है उसे प्रतिबंधित नहीं कर सकते, मतलब बाधित नहीं कर सकते, क्योंकि इसको बनाने वाला ही दुनिया का सबसे जो ताकतवर मुल्क है, यूएस है, ठीक है। उसी ने इसे बनाया और वो इसके मेंटेनेंस के लिए फंड आज भी देता है, क्योंकि उसके ज़रिए उन्हें बहुत सारी ड्रग डीलिंग और जो अभी मैंने बताया कि जो साइबर सिक्योरिटी या फिर नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी जो बातें हैं उनका पता लगता है। और अगर हम किसी तरह से टोर को अगर बंद भी कर दें, तो इसके अलावा भी मतलब कई ब्राउज़र हैं जो डार्क वेब को एक्सेस करने के काम आते हैं, जैसे कि डक डक गो और वॉनिक्स करके, और भी इसके अलावा भी ब्राउज़र हैं जो इसे मतलब एक्सेस करने की परमिशन देते हैं।
Okay, thank you so much. Second question is from Mr. Shivanshu. अपनी स्थापना के बाद से डार्क वेब कैसे विकसित हुआ है और हम भविष्य में क्या रुझान देखने की उम्मीद कर सकते हैं? जैसे हमने देखा, मैंने आपसे बताया भी कि इसका इतिहास जो था वो एक गुमनाम बातचीत, निजी और गुमनाम बातचीत के लिए शुरू हुआ था, क्योंकि जो किसी भी देश के बाहर जो जासूस होते हैं जो कि उस देश के बारे में हमें खबरें पहुंचाते हैं इंटेलिजेंस को, तो इसकी शुरुआत हुई थी कि स्पाइस से बात करने के लिए। पर धीरे धीरे मतलब जब फ्री नेट विकसित हुआ तो मतलब एक होता है कि अगर हम अकेले ही किसी से बात कर रहे हैं तो हाँ उन खतरा होता है कि वो कोई किसी तरह से हैक कर ले या उनके बारे में जानकारी निकाल ले। यही मेन रीज़न था कि मतलब उन्होंने इसको फ्री कर दिया लोगों के लिए, ताकि जब वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो उसे ढूंढना और मतलब बातें समझना थोड़ा मुश्किल होगा, जिससे ये रीज़न था। और जिस तरह से मतलब ये जैसे आपने कई वेबसाइट्स देखी मतलब जो आईटी सिक्योरिटी के लिए स्टार्ट हुई थी और बाद में मतलब डार्क नेट मार्केट बन गई, तो ये उसी तरह से है जिस तरह से नेटवर्क हमारा इंटरनेट है वो विकसित होता रहता है, वो स्थिर नहीं, वो विकसित हो रहा है, क्योंकि इंटरनेट वेबसाइटों का समूह ही है, वो विकसित हो रहा है खुद को। और जिस तरह से आजकल इंटरनेट विकसित हो रहा है उसी तरह से जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी विकसित हो रही हैं। आपने लगभग सुना होगा जैसे जामतारा स्कैम हो गया, HDFC के स्कैम वगैरह सुने हैं, और भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं जहाँ से मतलब हमें पता लगता है कि ये और बढ़ता जा रहा है। पर हाँ, इसमें ये हो सकता है कि जिस तरह हमारी साइबर सिक्योरिटी काम कर रही है हम इस पे काबू भी पा सकते हैं, अगर हम खुद मतलब अगर आप खुद जागरूक होंगे। जैसे आपके पास कोई मेल आता है कि हाँ आप करोड़पति बन गए, आप इतने पैसे दीजिए, ये दीजिए और हम आपके पास आपको ये कर देंगे। अगर आप खुद अवेयर हैं, आप सोच रहे हैं कि हमें 35 लाख कहाँ मिलेंगे, तो आप इसके लिए मतलब खुद को आप समझिए कि हाँ वो गलत है, तो आप उसको ब्लॉक करें और साइबर क्राइम की जो वेबसाइट है उस पर आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आयुष। 2021 की तुलना में 2022 में डार्क वेब मार्केट में गिरावट क्यों आई? एक तो इसका मेन रीज़न था हाइड्रा जो मार्केट है, वो एक बहुत बड़ा मार्केट था। मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रा मार्केट है उसने 4 महीने में जो रिवेन्यू मतलब क्रिएट किया था, वो बाकी जो ग्लोबल डार्कनेट मार्केट है उन्होंने पूरे साल में नहीं कर पाया। तो आप समझ रहे हैं कि मतलब उसका जो परसेंटेज था ब्लैक मार्केट में वो बहुत ज़्यादा था। और जब उसको 2022 में अप्रैल में US और जर्मन के ज्वाइंट ऑपरेशन के द्वारा बंद कर दिया गया, तो वो एक कारण था कि उसके रेवेन्यू में डिक्लाइन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर विशाल। हाल ही में यूएसए की एजेंसी ने अपने स्वयं के माध्यम से बिजली संयंत्रों के हैकर्स को बनाई गई क्रिप्टो करेंसी के अंतिम रिसीवर का पता लगाया। इसी तरह से कोई भी डार्क वेब पर अवैध व्यापार प्रथाओं के पीछे अंतिम या पहले पहले खोज सकता है। हाँ, इसके पीछे आप मतलब अगर आप क्रिप्टो के बारे में जानते हो तो क्रिप्टो जो है, मैंने बताया भी आपको कि क्रिप्टो एक ब्लॉकचेन के जरिए काम करता है। अगर आपको अंतिम तक पहुंचना है तो आपको उससे पहले के जो ब्लॉकचेन है वो आपको तोड़ने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप नॉर्मल पर्सन कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होना जरूरी है जो जिसे इसकी जानकारी हो। तो वो जब उसको ब्लॉकचेन को तोड़ेगा, उसमें एक ब्लॉकचेन तोड़ने में भी बहुत वक्त लग जाता है, और उसमें तो बहुत सारे ब्लॉकचेन होते हैं। जब वो टूटेंगे उसी के बाद आप उनको पकड़ सकते हैं। तो ये एक मेन रीज़न है कि जब तक वो नहीं टूटते तो इसमें बहुत वक्त लग जाता है। इतने में पता लगता है कि एक आधा क्राइम और हो जाता है। तो मतलब क्राइम बढ़ बहुत रेट से रहे हैं, और जबकि उनको सॉल्व करना मतलब वो कम हो रहा है, क्योंकि हमारे देश में या दुनिया में बहुत सारी जगह ऐसी है कि क्रिमिनल ज़्यादा हैं और जो उसको रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं वो थोड़ा कम है। तो इसलिए हम मान सकते हैं कि हाँ उसमें रोक सकते हैं। ठीक है, जैसे टोर में मैंने आपको बताया कि एनोनिमस है, पर उनके लिए जो मतलब आप गलत नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई ढूंढने नहीं आएगा, ना आपकी जानकारी को कोई जानेगा। पर अगर आप कुछ इलीगल करते हैं तो उस पर जो जांच एजेंसियां हैं उस पर जांच कर सकती हैं, और वो मतलब वक्त लगेगा पर हाँ वो आप तक पहुंच सकती हैं। Okay, next question is from Puneet Kumar. Dark web is legal in India, but it also has a negative side. What can be possible step to regulate this? देखिए पता क्या है, अगर किसी की पॉजिटिव साइड्स हैं तो नेगेटिव भी है, और नेगेटिव पे हमने जैसे चर्चा की कि बहुत सारी नेगेटिव साइड्स है। पर ये है कि अगर आप हम इसको कंट्रोल तभी कर सकते हैं अगर आप जागरूक हैं। ठीक है, अगर आपके आसपास कुछ हो रहा है तो अगर मान ली सपोज आपके आसपास कोई चला रहा है तो उसमें कुछ रिएक्शन मिलेगा, जैसे उसके बैंक बैलेंस वगैरह या है, या उसके रुतबे में अगर कुछ फर्क आता है तो आप उसको बता सकते हैं कि हाँ इसके पास ऐसा है, ये ऐसा हो रहा है, आप उसके बारे में जागरूक रहिए। और ऊपर से सबसे पहली बात ये है कि
इसे रोका तब जा सकता है जब मतलब अगर आप अगर हम ही हैं, अब मैं हूँ, अगर मैं बोलूँ कि हाँ मुझे इसके बारे में जानना है, मैं डार्कनेट की वेबसाइट पे चला गया और मैं कुछ मतलब इंटरेस्ट बढ़ा, मैं हैकिंग में ही घुस गया, और उसके बाद अगर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस लाइन में जा रहे हैं, आप पॉजिटिव में जा रहे हैं, आप नेगेटिव में जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि लोग जा ही क्यों रहे हैं नेगेटिव में, अगर वो पॉजिटिव में जाएंगे। अगर आप ड्रग का यूज़ ना करें, आप हथियारों का यूज़ ना करें, आप किसी को मरते हुए ना देखें, आप क्यों बोलेंगे रेड रूम पे आप जाएं और आप बोलें कि हम पैसे दे रहे हैं, आप इसकी आंखें निकाल लीजिए, उसको मार दीजिए। अगर आप खुद पे कंट्रोल रखेंगे तो जनरल अवेयरनेस फैलेगी और बाकी चीज़ें भी रुकेगी। Okay, next question is from Mr. Mohit Yadav. How secure and anonymous is the dark web as compared to other user-friendly web browser? देखिए जैसे कि बाकी आपने ब्राउज़र की हमने बात करी, ठीक है। जो नॉर्मल ब्राउज़र होते हैं उनकी जानकारियाँ उनके सर्वर्स में है, ठीक है। गूगल की सेफ है, ठीक है, बाकियों की सेफ है, पर जो ये जो नेट है ये एक सिक्योर नेट है जो कि एक कंपनी के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, रिलीज़ किया जाता है। पर जो फ्री नेट है, जो कि मतलब टोर है, ये फ्री नेट आपको पॉसिबल कराता है, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड नेट के जरिए